हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो शुरू करते हैं। 1.5 वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव मतलब हमेशा ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? क्वथनांक क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है ना, उसे बोलते हैं उसका क्वथनांक। जल को खुला छोड़ देने पर भी धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर हम जल को खुला छोड़ दें, ठीक है, और वो अपने क्वथनांक पर ना पहुंचे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंचे, उसके पहले भी जल का वाष्पीकरण होता है, पर धीरे धीरे होता है। ठीक है, गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, है ना? एक तो हमने पानी को उबाला है और एक क्या किया है, एक गीला कपड़ा है वो सूख गया है। तो इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल में पानी कहाँ गया? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, है ना? सबसे ज्यादा गतिशील किसके कण होते हैं? गैस के, उससे कम द्रव के, और सबसे कम ठोस के। ठीक है, और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था गतिज ऊर्जा क्या होती है। फिर से एक बार बोल देते हैं कि गतिज ऊर्जा का मतलब होता है जो भी चीज मूवमेंट कर रही हो, मतलब हिल रही हो, उसे उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कि दौड़ता हुआ इंसान, चलती हुई कार, इन दोनों में क्या है? गतिज ऊर्जा है। लेकिन एक टेबल पर एक फोन रखा हुआ है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होती। ठीक है, जो चीज चल नहीं रही है उसके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि द्रव, गैस और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में, यानी अलग अलग मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके कण हमेशा हिलते रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द्रवों में सतह पर द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल को मुक्त हो जाते हैं, आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि कोई बर्तन है, उस बर्तन में पानी है। अब अगर किसी बर्तन में रखे पानी पर धूप पड़ती है तो गर्म सबसे पहले ऊपर का पानी होता है ना, और नीचे का पानी ठंडा होता है अगर ज्यादा पानी रखा हुआ है तो। ठीक है, तो क्या होता है कि ऊपर का पानी गर्म, नीचे का पानी उससे कम गर्म होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि सतह पर, है ना, सतह पर स्थित कुछ कणों में, यानी पानी के जो ऊपर होती है सतह है ना, उस सतह पर कुछ कणों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो इसके आकर्षण बल, यानी जिस आकर्षण बल ने पानी के कणों को आपस में बांध रखा है, उनसे अधिक ऊर्जा होती है, और वो क्या होते हैं? जलवाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, यानी कि क्वथनांक पर बिना पहुंचे ही जो द्रव के कण होते हैं ना, वो गैस में बदल जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, देखते हैं क्रियाकलाप 1.5.1। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से वजह है, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से वाष्पीकरण कम या फिर ज्यादा हो सकता है? देखते हैं, एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 1.4। इस 1.4 का मतलब क्या है कि फर्स्ट चैप्टर का 14वां क्रियाकलाप। ठीक है, तो एक परखनली में 5 ml जल लें, ठीक है, और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे एक खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। ठीक है, खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर
उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। ठीक है, अलमारी में बंद कर देना है उस चीनी मिट्टी की प्याली को। ठीक है, कमरे का तापमान नोट करें कि उस वक्त कमरे का तापमान कितना था। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें कि कितने टाइम में इन तीनों की तीनों परिस्थितियों में से किसका पानी सबसे पहले वाष्प बन गया है। ठीक है, बारिश के दिन भी इस क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षणों में लिखिए। ठीक है, यानी जांच करनी है आपको, एक तो करना है गर्मी के दिनों में और एक करना है बारिश के दिनों में। ठीक है, वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, कि आपने जो भी ऑब्जर्व किया तो क्या लगता है आपको। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र, तापमान का प्रभाव और सतह का क्षेत्रफल, जो भी मतलब कि जैसे कि ये प्याली है, अब इसके अंदर अगर 5 ml पानी भरता हूं तो यहाँ तक आएगा, और सिर्फ जो हमारा सूरज है उसकी जो रोशनी है वो सिर्फ इतने ही सतह पर पड़ पाएगी। लेकिन अगर प्याली है उसमें पानी होता है तो वो कैसे होता है, वो ऐसे जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है, इस पूरी की पूरी सतह पर धूप या फिर गर्मी पड़ेगी, तो ये इसको सतह ज्यादा मिल रही है तो यहाँ से सबसे क्या होगा, वाष्प बनेगा, लेकिन यहाँ से सिर्फ इतने से ही बनेगा, है ना। तो जल्दी कौन होगा, ये वाला होगा, है ना। और अगर इसको मैं रख दूं किसी अलमारी के अंदर और बाहर से दरवाजे बंद कर दूं, तो और इस एक ऐसी प्याली लेकर मैं रखूं खिड़की के किनारे जहाँ पे खुली हवा आती है, धूप भी आती है, तो उन दोनों में से किसका वाष्पीकरण जल्दी होगा, जो प्याली खिड़की के पास रखी है जहाँ पे धूप आती है ना। तो ये वाली बात है। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्रफल और वायु की चाल, इन तीनों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन तीनों की वजह से जो हमारा वाष्पीकरण है ना उस पर प्रभाव पड़ता है। किसका किसका, तापमान की वजह से और सतह की वजह से, कितनी सतह दिख रही है ना, और वायु की चाल की वजह से भी। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, मतलब बढ़ती है मतलब कि जल्दी होता है वाष्पीकरण, किसकी वजह से, सतह के क्षेत्र बढ़ने पर, है ना। एक रखा था हमने ट्यूब के अंदर और एक रखा था प्याली के अंदर, तो सबसे पहले कौन सा जल उड़ेगा, प्याली वाला, है ना। ऐसे ही सतह प्रक्रिया है। ठीक है, सतही अब क्या हो देखते हैं, सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी वाष्पीकरण होता है ना तो सबसे पहले सतह का पानी उड़ता है। जैसे ये एक बर्तन है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, सबसे पहले कहाँ से पानी उड़ेगा, यहाँ से तो पानी उड़ेगा नहीं, है ना। जहाँ पर धूप पड़ती है, जो सतह दिख रही है, वहां पर सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, तो वो यहाँ पर होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सतही प्रक्रिया। ऐसे ही जो हमारा क्वथनांक होता है, जहाँ पानी उबलता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समष्टि गुण। ठीक है, सब वो क्या है, समष्टि गुण है, मतलब उसके अंदर पूरा की पूरा जो अंदर का पदार्थ होता है वो पूरा की पूरा उसमें भाग लेता है, उसे बोलते हैं समष्टि गुण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो वाष्पीकरण है वो क्या है, वो एक सतही प्रक्रिया है, सिर्फ सतह पर होती है। ठीक है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर, जब सतह बढ़ती है किसी द्रव की, यानी कि अगर हम उसे खुले बर्तन में डाल देते हैं तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है उससे, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, मतलब जल्दी होता है वाष्पीकरण। ठीक है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं ना, तो फैलने के बाद कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये सही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापमान में वृद्धि, अगला पॉइंट क्या है, तापमान में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण जल्दी होता है। जैसे तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है ना। अब जब हमने देखा था इससे पहले वाले क्रियाकलापों में, उसमें देखा था कि जब हम नीचे से आग लगाते हैं किसी बर्तन में तो उसे ऊर्जा मिलती है ना। तो अगर हमारे आसपास का तापमान ज्यादा होगा तो जो पानी दिख रहा है हमको, मतलब कि जो बर्तन की सतह पर पानी है वो जल्दी गर्म होगा और उससे जल्दी से ऊर्जा मिलेगी और वो जल्दी से वाष्पीकरण बन जाएगा। ठीक है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता में कमी, अगर आर्द्रता क्या होती है, नमी, बारिश के टाइम पर क्या होता है कि उमस होती है ना, हवा में क्या होती है, नमी होती है, उसे बोलते हैं आर्द्रता।
तो आर्द्रता में कमी, अगर आर्द्रता कम होगी तब भी क्या होगा, वाष्पीकरण जल्दी होता है। ठीक है, तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं ना। अगर जल जल की मात्रा वायु में अधिक हो, जल वाष्प, ठीक है, तो क्या होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं आर्द्रता। किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है ना, अधिक होती है तो क्या होगा, तो जलवाष्प की दर घट जाएगी, है ना। अगर जल की मात्रा वायु में पहले से अधिक है ना, हवा में क्या है, नमी है, तो जलवाष्प धीरे होगा। आगे बढ़ते हैं, वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति तेज हो तो क्या होता है, देखते हैं। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है, आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब ये कैसे होता है, सपोज करिए कि ये एक रस्सी है, यहाँ पर एक कपड़ा सूख रहा है। अगर हवा चलती है तो क्या होता है, इसके आसपास का जितना भी जलवाष्प होता है ना, वो हवा के साथ चला जाता है और फिर यहाँ से जल्दी से कपड़ा सूखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, इसका मतलब ये है, जब वाष्पीकरण होता है ना तो हमें ठंडक लगती है। देख समझते हैं कैसे होता है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव, द्रव मतलब कोई भी पानी ले लेते हैं, ठीक है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, होता रहता है। ठीक है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, जब वाष्पीकरण होता है तो ऊर्जा जो जिस, है ना, पहले क्या था कि जो वाष्पीकरण होता है ना वो कितने डिग्री पे होता है, मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन उससे कम तापमान पर भी वाष्पीकरण हो रहा है ना। तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ऊर्जा मतलब ऊर्जा में अगर लेंगे तो क्या लेंगे, गर्मी, है ना, ऊष्मा लेंगे, है ना। तो जो आसपास की ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो द्रव अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। ठीक है, ऊर्जा के माध्यम से वो ऊष्मा सोख लेते हैं। जो द्रव होते हैं उनके अंदर ऊष्मा की कमी होती है, मतलब सॉरी ऊर्जा की कमी होती है, तो ऊर्जा वो लेते हैं आसपास के एनवायरनमेंट से, और ऊर्जा में क्या लेते हैं, गर्मी यानी ऊष्मा। ठीक है, जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एसीटोन, तो उसको अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, मतलब गर्मी सोख लेते हैं, है ना, ऊष्मा सोख लेते हैं, है ना, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता मतलब ठंडक महसूस होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, है ना, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा सतह को शीतल बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतलता होने के और उदाहरण दे सकते हैं? सबसे आसान एग्जांपल आपके सामने है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये रुमाल गीला करिए और रुमाल गीला करने के बाद ना उससे अपने मुंह पर रखिए निचोड़ने के बाद, ठीक है, तो आपको ठंडक महसूस होगी। वो क्यों होती है, वो भी एक किसी एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है, ठीक है, जिससे हम शीतलता, जिससे क्या होता है, हमें शीतलता मिलती है। पसीना क्या है, पानी तो है,
जब पानी वाष्प बनता है हमारे शरीर के ऊपर से तो हमें क्या मिलता है, शीतलता मिलती है, क्योंकि वो ऊर्जा सोखती है, यानी ऊष्मा सोखती है हमसे, है ना। तो हमें ठंडक का एहसास होता है। जैसा कि हम जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण वाष्पीकरण के दौरान जल की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, है ना। हमारे शरीर से ऊर्जा लेते हैं, उसके बाद वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, इसका मतलब क्या है, प्रसुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा, वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा यानी जो गुप्त ऊष्मा है उसके बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिससे शरीर शीतलता को महसूस करता है ना, जिससे क्या होता है, शरीर शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। अवशोषण क्या होता है, सोखना। जो सूती वस्त्र होते हैं वो अधिक जल सोखते हैं, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर, अगर किसी गिलास में बर्फ है और या फिर ठंडा पानी है तो क्या होता है, उसकी सतह पर क्या होता है, जो गिलास होता है ना, आपने देखा होगा कि वो बाहर से उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं, है ना। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगी, है ना, ऐसे होता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा, जो वायु में उपस्थित जल वाष्प होता है ना, उसकी ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है ना। क्योंकि शीतलता से क्या होता है, ऊर्जा कम होती है ना। और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है, ठीक है। जैसे ही जो वायु के अंदर जलवाष्प होते हैं ना, वो ठंडे गिलास से टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा का कम होने का मतलब क्या है, जब हम गैस की ऊर्जा कम करते हैं तो क्या होता है, द्रव बनता है। तो ऐसे ही जब हवा उसके ऊपर टकराती है ना, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वहां पे द्रव यानी कि जल बन जाता है, ठीक है। इसको और विस्तार से आप आगे की क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। इसे आप खुद से पढ़ेंगे कि आपने आज क्या सीखा है, ठीक है। इसे आप खुद से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।